एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर हवा में छोड़ दें तो क्या होगा, वो नीचे आएगा ना। और अगर चलती हुई बस में ब्रेक लगा दिया जाए तो सभी यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, आज अब आपको वो 3 सीक्रेट नियम बताने वाला हूं जो हर हरकत के पीछे छिपे हुए होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। गति के वो नियम जो हमारे आसपास होने वाली हर हरकत को समझाते हैं, जैसे चलना, रुकना, टकराना, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, अगर आपको फिजिक्स कठिन लगती है, मुश्किल लगती है, तो आज की इस क्लास के बाद आपको गति के नियम बहुत ही मजेदार लगने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, गति का पहला नियम यहां पर देखते हैं। तो जो गति का पहला नियम होता है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों कहते हैं ये समझते हैं। तो ये जो नियम है, कहता है कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है या सीधी रेखा में एक समान गति से चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अब कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो, ये सीधी सी बात ये कह रहा है कि हर वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है और उसकी अवस्था तब तक परिवर्तित नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। बात आप समझ पा रहे हैं। मतलब अवस्थाएं होंगी 2। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, और अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है यानी वो गतिशील है। कैसी बच्चों? गतिशील। तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी, यानी वो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, और अगर गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो अगर स्थिर है, बाहरी बल लगा दिया तो वो चल देगी। मान लो कोई मेज ऐसे रखी है, उसको हमने धकेल दिया तो वो अपनी जगह से हट जाएगी, लेकिन उसे हमें हटाने के लिए ताकत लगानी पड़ी। इसका मतलब है कि वो विरोध कर रही थी। अगर विरोध ना करती तो हमें कोई ताकत ना लगाना पड़ता और वो हट जाती। और अगर कोई गतिशील है, मान लो एक साइकिल चली जा रही है तो वो चलती रहेगी, अगर उसको पकड़ के खींच ले तो वो रुक जाएगी। यानी गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी, लेकिन अगर हम उसका विरोध करें, उसको रोके, तो वो भी तो विरोध करेगी। लेकिन अगर हम ज़्यादा ताकत से उसको खींच ले अपनी तरफ तो वो रुक जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हर वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी। तो अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण बहुत ही पॉपुलर है कि जैसे चलती हुई बस है और हम वहाँ पर खड़े हैं और ऐसे आराम से खड़े हैं और बस चल रही है, मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, और अचानक रास्ते में ब्रेकर आ गया तो ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, वो ब्रेक लगने के बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो स्पीड उसकी कम हो गई। तो बस में ब्रेक लगा है, हमारे अपर बॉडी पर ब्रेक तो नहीं लगा। हाँ, हमारे पैरों में ब्रेक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पैर बस की छत से सटे हुए थे, मतलब बस की जो सतह उससे सटे हुए थे। तो बस में ब्रेक लगा तो हमारे पैरों में ब्रेक लग गया, लेकिन ऊपर वाली जो बॉडी है वैसे मस्त खड़े थे फ्री होकर, तो इसमें तो कोई ब्रेक लगा नहीं। तो जब बस 60 की स्पीड में चल रही थी तो हमारी पूरी बॉडी भी बस के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। लेकिन जैसे ब्रेक लगा तो पैरों पे ब्रेक लग गया, पैरों की स्पीड कम हो गई, लेकिन जो हमारा बॉडी का ऊपरी हिस्सा था इसमें तो कोई ब्रेक नहीं लगा। तो ऊपरी हिस्सा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे भागेगा और पैरों की स्पीड हो गई कम, तो ऊपर वाला हिस्सा आगे निकल जाएगा और पैर हो जाएंगे पीछे, तो हम धड़ से आगे झुक जाएंगे। और अगर कोई आगे खड़ा है तो मेरा सर उससे टकराएगा और हमारे सर से रेड ब्लड निकल आएगा। ठीक है, तो
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम गतिशील थे, लेकिन हमारे पैरों में ब्रेक लग गया, लेकिन हमारी ऊपरी बॉडी तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी ना, इसको तो किसी ने रोका नहीं। ठीक है, तो हमारी अपर बॉडी जो होगी वो गति की अवस्था बनाए रखने की उसमें प्रवृत्ति होगी। बात समझ आ रहा है? इसीलिए आगे की ओर हम झुक गए या गिर गए। तो यही तो नियम है पहला। अब इसको दूसरे तरीके से सोचो, बस खड़ी थी, हम भी जाके खड़े हो गए और अचानक बस चल दी, हम पीछे की ओर झुक गए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बस के साथ संतुलन बना चुकी थी, लेकिन जैसे ही बस चली तो हमारे पैर आगे चल दिए, लेकिन अपर बॉडी तो स्थिर है, उसमें तो कोई फोर्स लगा नहीं, तो वो तो स्थिर रहेगी, तो पैर आगे हो जाएंगे अपने आप। पैर चल दिए, बाकी बॉडी स्थिर है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाएगा और हम पीछे को गिर जाएंगे। तो हमारी बॉडी विश्राम में थी, तो विश्राम में बनी रहने की उसमें प्रवृत्ति रहेगी। पैर में फोर्स लगा, पैर चल दिए, बॉडी में तो फोर्स लगा नहीं, तो वो तो स्थिर ही रहेगी। बच्चों, बात आप समझ रहे हो? बहुत अच्छे। ठीक है, अब इसमें एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चलाते हैं, खूब तेजी तेजी पैडल हम मार रहे हैं, ठीक है, पैडल जल्दी जल्दी चला रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर थक गए तो हम ऐसे सीट पे बैठ गए, पैडल मारना बंद कर दिया, लेकिन साइकिल चलती चली जा रही है, वो तो नहीं रुकती है। रुकेगी लेकिन कुछ देर बाद रुकेगी। हम साइकिल को नहीं चला रहे तब भी चलेगी। तो वो रुक क्यों गई? क्योंकि टायर और सड़क के बीच घर्षण बल लग रहा था, उसने पहियों को धीरे धीरे पहियों पे लग रहा था, तो पहियों को धीरे धीरे रोक लिया, लेकिन कुछ दूर तक तो वो चलती चली जाएगी। अगर घर्षण ना लग रहा होता पहिया और सड़क के बीच में, तो साइकिल हमेशा चलती ही रहती, हम पैडल मारते चाहे ना मारते। तो वो चल रही है तो चलती ही रहती, वो रुकती नहीं, लेकिन वो रुक गई कुछ देर बाद। क्यों? क्योंकि एक बल उस पर काम कर रहा था, बाहरी बल, जिसको कहते हैं घर्षण बल, जो सड़क और पहियों के बीच में लग रहा था, टायर के और सड़क के बीच में लग रहा था, उसने उसको रोक दिया। अगर वो घर्षण बल ना होता तो फिर साइकिल उसी एक समान गति से चलती ही रहती, वो रुकती ही नहीं। यानी जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगी। अगर उस पर कोई बल लग रहा है बाहरी, तो वो अवस्था बदल जाएगी। ठीक है, तो साइकिल वाले उदाहरण में घर्षण बल ने साइकिल को रोक दिया। अगर घर्षण बल ना होता तो वो गतिशील थी, गतिशील ही बनी रहती। आई होप कि आपको समझ में आ गया। 3 एग्जाम्पल हमने दिए आपको अपने जीवन से, जीवन की घटनाओं से रिलेटेड, और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं अपनी जीवन की घटनाओं से जोड़कर। जैसे कार हम लोग ड्राइव करते हैं बच्चों, हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हमारे बगल में कोई को ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है, तो क्या कहते हैं? कहते हैं सीट बेल्ट लगा लो भैया, नहीं कहीं ब्रेक लगाना पड़ गया ना तो आपका सर कार के डैशबोर्ड से टकराएगा और सर फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि कार चल रही है 100 की स्पीड में, हम बैठे हैं बड़े आराम से, म्यूजिक सुन रहे हैं, मस्त एकदम अपनी धुन में म्यूजिक सुन रहे हैं, और अचानक रास्ते में ब्रेकर आ गया, ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, तो 100 की स्पीड थी वो आगे एकदम से 10 की स्पीड में। तो हम बैठे हैं तो हमारी अपर बॉडी तो फ्री है, 100 की स्पीड में हमारी बॉडी कार के साथ चल रही थी, ब्रेक लगा तो हमारे पैर तो रुके, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 100 की स्पीड में आगे भागेगा, और कार हो गई 10 की स्पीड में, लेकिन उसके अंदर हम बैठे, हम तो 100 की स्पीड में ही चल रहे हैं। तो 100 की स्पीड में चल रहे हैं तो हमारा ऊपर हिस्सा धड़ से आगे लगेगा, तो हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए सीट बेल्ट ऐसे बांध लेते, तो जैसे ही आगे होंगे सीट बेल्ट उसको कसे रोक लेगी। तो सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? समझ में आ गया? न्यूटन का पहला नियम है, बर्बाद कर देगा अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, सर फट जाएगा। एक ऐसा भी उदाहरण देखो, जैसे बस में हम बिल्कुल जाके पीछे खड़े हैं, लंबी सी बस है और ऐसे खड़े थे, और बस ने और बस चल रही थी 50 की स्पीड में या 100 की स्पीड में बस चल रही थी, हम ऐसे खड़े थे, बस वाले ने ब्रेक लगाया, 100 से स्पीड हो गई 10, तो हमारे पैरों की स्पीड भी 10 हो गई, लेकिन ऊपरी शरीर की स्पीड तो 100 ही है ना, तो एकदम से भागते चले जाएंगे आगे ड्राइवर के पास अपने आप। ठीक है, क्यों हम भाग रहे हैं? बस के अंदर बस रुक गई, लेकिन हम 100 की स्पीड में चल रहे थे बस के साथ, बस तो रुक गई ब्रेक लगाने पर, हमारा शरीर नहीं रुका तो हम उसके साथ 100 की स्पीड में भागना शुरू कर देंगे और जाके ड्राइवर से टकरा जाएंगे। समझ गई बात? अब आप एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो हमने ये एक कार्ड लिया, ये मान लो मेरे पास तो कॉपी है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने रख दिया एक कोई ऐसे सिक्का, ठीक है,
मान लो ये सिक्का, ये जो मार्कर है, ये सिक्का नहीं लेकिन मान लिया ये सिक्का ऐसे रख दिया और नीचे हमने ग्लास लगा दी। इस कार्ड को हम तेजी से खींचेंगे तो ये सिक्का अपनी जगह ही रहेगा और ये ग्लास के अंदर गिर जाएगा। कैसे हमने किया बच्चों? देखो ये कार्ड है ना, और ये सिक्का है। हमने मार्कर को सिक्का मान लिया, नीचे एक ग्लास लगा दिया और इसे खींचा तो ये यहीं पर बना रहा है ना, ग्लास में गिर जाएगा। कार्ड पीछे चला गया, इसका मतलब कार्ड को हमने खींचा था ना, उस सिक्के को नहीं खींचा था। तो ये कार्ड गतिशील हो गया, लेकिन सिक्का तो इसमें रखा था ना, स्थिर था, उसमें तो कोई बल लगा नहीं, तो वो अपनी जगह रहा। तो ये कार्ड पीछे हो गया, सिक्का अपनी जगह रहा और नीचे धम से ग्लास में गिर गया। बताओ समझ में आ गई बात? तो ये न्यूटन का गति का पहला नियम था बच्चों, जिसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और ये जड़त्व का पालन करता है, इसलिए इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं गति का दूसरा नियम। तो स्टूडेंट, गति का दूसरा नियम यहाँ पर हम पढ़ेंगे, लेकिन गति का दूसरा नियम पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा बच्चों, जानते हो क्या? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा संवेग, यानी इसको कहते हैं मोमेंटम। तो संवेग क्या होता है? तो इसे किसी पिंड में निहित गति की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी पिंड में निहित गति की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमें सर कुछ नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है, अभी हम समझाते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कोई पिंड है, पिंड का मतलब कोई बॉडी, कोई वस्तु, कार हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रक हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, साइकिल हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। पिंड मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें गति की मात्रा कितनी है, उसी को एक्चुअल में हम संवेग कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो संवेग होता है इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और संवेग होता है उस पिंड का द्रव्यमान यानी मास और उसका वेलोसिटी यानी वेग का गुणा कर दें तो हमें मिलता है मोमेंटम यानी संवेग, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं P इज इक्वल टू m इंटू वी। m क्या है? उस बॉडी का मास है, और v क्या है? वेलोसिटी। आप कहेंगे सर मास क्या होता है? तो मास अभी हम आपको समझा रहे हैं। मास एक्चुअल में ना किसी बॉडी में कितना कंटेंट होता है, कितनी क्वांटिटी होती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते, एक दो कारें हैं, एक कार में कोई नहीं बैठा है और एक कार में 5 लोग बैठे हैं। तो जो कार खाली है उसमें क्वांटिटी कम है, उसमें मात्रा कम है, लेकिन जिसमें 5 लोग बैठे हैं उसमें मात्रा ज़्यादा है। कार का वजन है प्लस 5 लोगों का वजन। तो जो भरी कार है जिसमें 5 लोग बैठे हैं उसका मास ज़्यादा है, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, और जो खाली कार है उसमें क्वांटिटी कम है। तो मास का मतलब है उसमें मात्रा, ठीक है। और मास चेंज नहीं होता है, किसी वस्तु का मास जितना है वो उतना ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, बस उसका वेट बदल जाता है, भार बदल जाता है, ठीक है। अब कहेंगे भार क्या होता है? तो मास में अगर हम ये गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दें तो वो भार हो जाता है W, ठीक है। तो अगर मान लो किसी वस्तु का मास 10 kg है, ठीक है, तो उसका भार कितना हो जाएगा? तो मास 100 kg मान लो मास, तो भार कितना हो जाएगा? तो 100 kg में g का मल्टीप्लाई करोगे, g होता है 9.8, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इसका भार निकल आएगा, ठीक है। तो मास और भार में अंतर होता है। मास क्या होता है? किसी वस्तु की कितनी क्वांटिटी है, और उसमें अगर हम गुरुत्वीय त्वरण g का गुणा कर दें तो वो भार बनता है। तो याद रखिएगा बच्चों, मास और भार यानी द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मास तो हमने समझ ही लिया है, मास हमने बच्चों समझ लिया है, ठीक है। तो मोमेंटम भी हमें समझ में आ गया, P इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। और ये जो संवेग होता है ये एक सदिश राशि होती है, इसका मतलब है इसकी दिशा भी होती है, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो ये एक वेक्टर यूनिट होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। अब
इसका जो यूनिट होता है मात्रक, तो जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट है ना, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट किसका, मोमेंटम का। तो जो एसआई यूनिट होता है, तो देखो जो द्रव्यमान होता है ये केजी में हो गया, ठीक है, और वेग हो गया मीटर पर सेकेंड, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्यों बच्चों, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आप याद रखिएगा, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ये एक वेक्टर यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब आप देखो हमने क्या बताया, किसी पिंड में निहित गति की मात्रा, तो देखो ये वेग तो है ही और उसके मास का उसमें गुणा कर देंगे तो कितनी इसमें गति आ गई, यानी गति और ये मात्रा, मास क्या होता है, मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है, वेग गति यानी गति की मात्रा, तो उसके मास में अगर वेग का गुणा कर देंगे तो गति की मात्रा आ जाएगी। तो मोमेंटम जो होता है किसी पिंड में, गति की मात्रा कितनी है वही मास होता है। अब देखो सॉरी वही संवेग होता है। अब इसको और हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक लिया कार, बहुत ध्यान से बहुत पेशेंस के साथ आप समझिएगा, कार बना देते हैं बच्चों, बहुत सुंदर सी एक कार बनाते हैं, ये कार है, ठीक है, और एक मान लो साइकिल है, एक साइकिल है। अब साइकिल थोड़ा बनाने में हमको दिक्कत आ सकती है। आप मान लो कि यहाँ पर एक साइकिल है, ठीक है, हम साइकिल बना नहीं रहे, कार हम बना लेते हैं कि साइकिल बनाने में दिक्कत होती है। ये मान लो साइकिल है, ठीक है, तो कार का मास ज़्यादा होगा कि साइकिल का मास ज़्यादा? कार बड़ी है ना, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये मान लो है 500 kg की, ये कितनी है, इसका मास है 500 kg, यम यानी द्रव्यमान 500 kg। साइकिल का मास होगा बहुत ज़्यादा, साइकिल की 50 किलो की, ठीक है, तो इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, ठीक है, और दोनों ही 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, यानी इसका जो वेग है ना, इसका जो वेग है v, वो है 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड, और इसका भी वेग 30 मीटर पर सेकेंड है, इसका भी वेग 30 मीटर पर सेकेंड है। तो अब बताओ बच्चों, इसका कार का संवेग कितना होगा, P बराबर m इंटू वी, तो ये है 500 और ये है 30, ठीक है, तो 5 3 15 और 3 0 आ गए, 15,000, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा साइकिल का, P इज इक्वल टू 50 गुणा 30, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 1500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें गति की मात्रा कितनी है, 1500, ठीक है, बात आप समझ रहे हो, कितनी है बच्चों, 1500, और इसमें कितनी है, 15,000, ठीक है। तो गति की मात्रा किसमें ज़्यादा है, कार में, जबकि साइकिल और कार बराबर वेग से चल रही थी, लेकिन गति की मात्रा किसमें ज़्यादा आ गई, कार में। तो अब ये बताओ, ये कार है, एक ये साइकिल है, कार भी 30 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रही है और साइकिल भी 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, तो हम किससे टकराना चाहेंगे, साइकिल से कि कार से? तो आप कहेंगे ना बाबा ना, हम कार से नहीं टकराएंगे, क्योंकि कार तो हमें पिचका देगी, रोड में हमें पिचका के चपका देगी, पोस्टर बना देगी, हम तो साइकिल से टकराना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मोमेंटम कम है साइकिल में, कार में मोमेंटम ज़्यादा है, तो जिसमें मोमेंटम ज़्यादा होता है उससे अगर हम टकराएंगे तो चोट ज़्यादा पहुंचाएगा, यानी उसमें गति की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। कार में किस वजह से ज़्यादा है, वेग तो दोनों का समान है, किस वजह से ज़्यादा है, मास की वजह से ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कम है, मास ज़्यादा है, तो भी मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, और अगर मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो भी मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ज़्यादा हैं तो मोमेंटम ज़्यादा होगा ही होगा।
तो अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मास कम हो और वेलोसिटी ज़्यादा हो। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत तो हम समझ रहे थे कि जैसे एक हमने लिया पेंसिल और एक हमने ले ली बुलेट। ये बुलेट कौन सी है? वो बुलेट चलाने वाली नहीं, ये वो बुलेट है जो बंदूक में लगती है, यानी बंदूक की गोली। ठीक, ये तो इसका मान लो m है, यानी मास है 2 ग्राम, और इसका भी मास है 2 ग्राम। ठीक है, और इसको हमने मान लो इस पेंसिल को, ये पेंसिल है बच्चों, पेंसिल, ठीक है, और ये है बुलेट यानी बंदूक की गोली। ठीक, अब इसको हमने किसी को पेंसिल फेंक के ऐसे मारा और वो हमने इसे तेज फेंक के मारा, यानी इसको 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका किसी के सामने, और इसको जब चलाया तो इसका वेग हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम संवेग निकालेंगे इसका P 2 × 200, ठीक है, और इसका हालांकि इसको हम 2 ग्राम में इसको किलोग्राम बदल लेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, लेकिन हम जनरली देखें तो ये हो जाएगा 400, ठीक है, और इसका संवेग हो जाएगा 2 × 10 बराबर 20, ठीक है। तो इसका संवेग कम है, इसका संवेग ज़्यादा है, तो हम किसी को पेंसिल फेंक के मारे तो हमें डर नहीं लगेगा, पेंसिल सीने पे वो मरवा लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है इससे कुछ होना नहीं। और अगर कहे गोली ये वाली मार दो तो उस पर संवेग 400 है और आके सीने को फाड़ देगी, मर जाएगा आदमी। तो किससे मरना चाहोगे, गोली से कि पेंसिल से? पेंसिल से तो मरोगे नहीं, तो उसी से मरना चाहोगे, है ना। तो आप इससे नहीं डरोगे, लेकिन इससे डर जाओगे बहुत ज़्यादा, जबकि दोनों 2 ग्राम की थी। तो अंतर किससे हो गया? वेग से। इसका मतलब है कि जो P होता है संवेग, वो m × v होता है। अगर m कम है, वेग ज़्यादा है, तो संवेग ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इनमें से कोई एक ज़्यादा हो तो संवेग ज़्यादा हो जाएगा, और दोनों ज़्यादा हो तो भी संवेग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि मास ज़्यादा नहीं था, 2 ही ग्राम था, लेकिन गोली का वेग ज़्यादा था, इस वजह से संवेग ज़्यादा हो गया। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर संवेग ज़्यादा है, ठीक है, तो कहीं पर वो टकराएगी तो ज़्यादा चोट लगेगी। समझा की बात? अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है कि संवेग परिवर्तन क्या होता है बच्चों। तो संवेग परिवर्तन क्या होता है ये भी हमें समझना पड़ेगा। संवेग परिवर्तन समझना पड़ेगा, ठीक है। गति के दूसरे नियम को समझने के लिए संवेग परिवर्तन भी समझना पड़ेगा। तो जैसे मान लो संवेग परिवर्तन क्या होता है? संवेग परिवर्तन होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ये होता है। तो जैसे मान लो कि अंतिम संवेग को हम PF बोल दे, फाइनल मोमेंटम, माइनस PI इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लो m है, ठीक है, और उसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, ठीक है। द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। तो अंतिम मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम m × वेग होता है, तो फाइनल वाला निकालना, तो फाइनल वेग तो m × v माइनस m तो वही रहेगा, इनिशियल मोमेंटम तो इनिशियल वेलोसिटी mu, ठीक है। तो mv माइनस mu होता है संवेग परिवर्तन, ठीक है, संवेग परिवर्तन होता है बच्चों। अगर हम टाइम से भाग दे दें तो ये संवेग परिवर्तन की दर निकल आएगी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो संवेग परिवर्तन की दर निकल आएगी। तो बच्चों अब संवेग परिवर्तन समझने के बाद और संवेग परिवर्तन की दर समझने के बाद और मास को समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम, तो है बहुत आसानी से समझ में। बच्चों गति का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु में संवेग के परिवर्तन की दर,
किसके परिवर्तन की दर? संवेग के परिवर्तन की दर उस पर यानी उस वस्तु पर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और यह परिवर्तन मतलब संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब आप कहेंगे सर हमें नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना। देखो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, तो बच्चों संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है अभी हमने आपको बताया था। तो यहां पर लिखते हैं संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो जो बल लगाते हैं मान लो F, उसके समानुपाती होता है। और इस संवेग परिवर्तन की जो दिशा है वो उसी दिशा में होगी जिस दिशा में बल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि संवेग क्या होता है? एक सदिश राशि होती है, तो इसकी भी दिशा होती है ना। तो जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में संवेग परिवर्तित होता है, ये कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये आपको याद रखना है, संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है, ठीक है। और ये संवेग परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अब संवेग परिवर्तन क्या होता है? संवेग परिवर्तन क्या होता है? तो एम वी माइनस एम यू, याद आया? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ये होता है संवेग परिवर्तन। और दर निकालनी तो टाइम से इसको भाग दे दोगे और ये प्रोपोर्शनल एफ हो जाएगा, ठीक है। और अब आप देखोगे एम यहां से ले लो कॉमन। क्या ले लो बच्चों? एम को ले लो कॉमन। चलिए ले लेते हैं कॉमन। तो यहां से एम ले लिया, ऊपर से कॉमन, तो क्या बचा? वी माइनस यू अपॉन टी, हो गया प्रोपोर्शनल टू एफ। अब देखो v माइनस यू अपॉन टी, ये वेग परिवर्तन है और टाइम से भाग दे दिया, तो ये हो गई वेग परिवर्तन की दर। तो यहां पर हम लिख देते हैं बच्चों, ये देखो m इंटू इसको लिख दिया v माइनस यू अपॉन टी प्रोपोर्शनल एफ, इसको मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग क्या हो गया? वेग परिवर्तन, और टाइम से भाग दे दिया तो ये हो गया वेग परिवर्तन की दर। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। पढ़ा चुके हैं एक्सीलरेशन। अब जिन बच्चों को एक्सीलरेशन ना आता हो तो हम पढ़ा चुके हैं, तो प्ले लिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, क्लास 9th साइंस मोशन नाम से, उसमें एक्सीलरेशन पढ़ाया है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वो होता है ए। ये तो क्या हो जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। और अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के एम इंटू ए। और अगर यहाँ के बराबर 1 मान लें तो एफ बराबर एम इंटू ए। यही हो गया गति का दूसरा नियम, मतलब न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये कैसे निकला? यहां से निकला। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गति का तीसरा नियम। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे गति का तीसरा नियम, लेकिन उसके पहले गति के दूसरे नियम से एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझानी है, उसको समझा देते हैं, इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। तो देखो गति का जो दूसरा नियम था उसमें क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर, यानी हम कहें डेल्टा पी और टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या होगी? संवेग परिवर्तन की दर। और ये किसके बराबर होती है? फोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब है कि संवेग जितना ज़्यादा होगा, किसी वस्तु का संवेग जितना ज़्यादा होगा, जितनी तेज भागती हुई आएगी और वो अगर टकराएगी तो चोट ज़्यादा लगेगी। और संवेग अगर कम होगा, मतलब वो जितने धीमे धीमे आएगी और टकराएगी तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। तो होता क्या है, इसका दैनिक जीवन में एक उदाहरण हमें बताना है, वो देख लो। जैसे अगर हम टाइम बढ़ा दें तो संवेग कम हो जाएगा, और संवेग कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा। क्यों? देखो जैसे हमने यहाँ लिया संवेग मान लो 20 है और टाइम लिया 5, तो ये 4 आ गया। अगर संवेग 20 रहे और टाइम को 5 है,
हम इसकी जगह पर हम कर दें 10, तो ये 2 आ गया, तो टाइम बढ़ाएंगे तो संवेग घट जाएगा। टाइम 5 था तो संवेग 4 था, मतलब ये इसका 4 आ गया, संवेग नहीं, मतलब ये जो मान है 4 आ गया, यानी फोर्स 4 आया। और अगर टाइम बढ़ा दिया 5 की 10 कर दिया तो इसका मान 2 आया, यानी फोर्स कम हो गया। तो कहने मतलब ये टाइम बढ़ेगा तो संवेग कम होगा, और संवेग कम होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और संवेग में सीधा संबंध है, और टाइम और फोर्स में उल्टा संबंध है। तो अगर संवेग परिवर्तन बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ा तो फोर्स घट जाएगा, यानी चोट कम लगेगी, क्यों? टाइम और फोर्स में उल्टा संबंध है। तो अब समझना जरा ध्यान से कि जैसे जब हम क्रिकेट खेलते हैं, जो बॉलर कैच करता है ना, तो जैसे बॉल आती है तो वो इसे बॉल को वहीं नहीं पकड़ता है, ऐसे पकड़ के ऐसे पीछे आता है। क्यों आया? क्योंकि बॉल हमारे हाथ में टच हुई और हम ऐसे पीछे चले आए। इसका मतलब है कि पीछे चले आए तो यहाँ से यहाँ तक हाथ को करने में टाइम लगा, टाइम बढ़ा तो फोर्स कम हो गया गेंद का, और हमारे हाथ में चोट कम आएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 2 बॉक्सर लड़ रहे होते हैं, एक बॉक्सर ने ऐसे मुक्का मारा, जैसे ही मुक्का मारा तो हम ये नहीं कहते ले मार, नहीं ऐसे नहीं करते, जैसे मुक्का मारते तो बचाते और अपना मुंह ऐसे हटाते हैं, तो ये मुक्का यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो चोट कम लगेगी। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे हम ऊपर से कूदें तो अगर फर्श हो पक्की तो हमारे पैरों में चोट ज़्यादा लगेगी। अगर मोटे गद्दे बिछा दिए जाएं तो ऊपर से कूदेंगे तो जैसे ही गद्दे में आएंगे तो गद्दा नीचे दबेगा, तो दबने में हम धीरे धीरे नीचे आएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, तो हमारे पैरों में चोट कम लगेगी। टाइम बढ़ेगा, फोर्स कम हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा, संवेग कम होगा, फोर्स कम होगा, चोट कम लगेगी। तो याद रखिएगा बच्चों, जहाँ पर टाइम बढ़ाया जाए और फोर्स को कम किया जाए वो न्यूटन का गति का दूसरा नियम होता है। इसका और एक एग्जांपल समझो कि जैसे सॉकर होता है, सॉकर बाइक में सॉकर होता है, तो सॉकर एक ऐसे स्प्रिंग लगा होता है, तो जैसे बाइक गड्ढे में जाती है तो सॉकर ऐसे दबता है, तो धीरे धीरे दबता है तो फोर्स कम हो जाता है, तो हमारे रीढ़ में झटके कम लगते हैं। लेकिन अगर हम साइकिल पर बैठे हैं तो साइकिल में सॉकर होता नहीं है, और गड्ढे में उतरी, जैसे गड्ढे में उतरी तो धच से तुरंत लगेगा, यानी टाइम वहाँ पर ज़्यादा नहीं लगेगा, कम टाइम में लगेगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और हमें झटके ज़्यादा लगेंगे। समझ आ गई? तो ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से कुछ जुड़े हुए हमारे दैनिक जीवन में सवाल थे, उदाहरण थे, वो हमने बता दिए। अब हम बात करते हैं न्यूटन का गति का तीसरा नियम। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो पहले इसकी एक हम भाषा देख लेते हैं, क्या लिखा है। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर समान और विपरीत बल लगाता है। मुझे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, हम समझाते हैं। जैसे मान लो हमने एक अपने हाथ से हिट किया इस दीवार में, तो जैसे हमने हिट किया इस दीवार में तो ये दीवार हमारे हाथ पर भी बैक फोर्स लगा देगी। तो एक पिंड दूसरे पिंड पर जब कोई फोर्स लगाता है तो दूसरा पिंड उसमें भी फोर्स लगाता है, लेकिन बराबर लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों न्यूटन का गति का तीसरा नियम, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, कौन सा वाला? तीसरा वाला। अब इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत क्रिया होती है, और विपरीत क्रिया को ही हम प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कहते हैं बच्चों, ठीक है, समझ आ रहा है? तो हम ये भी कह सकते हैं प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो अब तीसरे नियम के लिए क्या चीजें जरूरी है, इसको जरा हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, बल हमेशा 2 अलग अलग निकाय यानी बॉडी पर लगना चाहिए। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अपना हाथ हमने हमारा हिट किया वॉल में, तो 2 निकाय हो गए ना, एक हमारा हाथ और दूसरा निकाय ये दीवार हो गई, ठीक है। तो 2 निकाय पर बल लगना चाहिए, ठीक है। बल सररेख होते हैं, मतलब एक सीधी रेखा में चलना चाहिए ना, फोर्स एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए। और तीसरी बात, यहाँ पर डिले नहीं होता है। जैसे ही आपने यहाँ पर हिट किया तो
आपके हाथ में दीवार ने भी अपोजिट फोर्स लगाया और आपको चोट लग जाएगी। तो इसका मतलब है यहां पर देर नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, अगर देर होगा तो अंधेर पक्का हो जाएगा। ये तुरंत जवाब देता है, इधर मारा और उधर से दीवार ने भी आपके हाथ को चोट दे दिया, तुरंत हिसाब यहां पर होता है। बात समझ रहे हो? तो ये था न्यूटन की गति का मतलब तीसरा नियम था। अब इससे कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम चलते हैं तो अपने पैरों से, हम दौड़ते हैं अपने पैरों से, हम इस धरती को पीछे पुश करते हैं तो धरती हमें आगे को पुश कर देती है और तब हम चल पाते हैं। तो हमने अपने पैरों से इस पर फोर्स लगाया पीछे को और धरती ने हमको आगे की ओर पुश कर दिया और हम दौड़ पाते हैं। अब आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक नाविक जब नाव चलाता है तो पतवार से क्या करता है, पीछे को करता है तो हम आगे को चलते हैं। तो उन्हें पीछे को फोर्स लगाया तो पानी ने हमारे आगे की ओर फोर्स लगा दिया नाव में और हम आगे की ओर चले जाते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रॉकेट होता है ना, रॉकेट। तो रॉकेट जो हम दिवाली में ना, जो दिवाली होता है ना, उसमें रॉकेट चलाते हैं। एक रॉकेट होता है बड़ा वाला रॉकेट, है ना। तो जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसमें गैस भरी होती है, वो जलती है, तो नीचे की ओर वो धुआं निकलता है, गैस निकलती है नीचे की ओर, तो रॉकेट पुश होता है ऊपर की ओर। तो अपोजिट फोर्स काम करते हैं यहां पर। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे जीवन में जो न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। बात आपको समझ में आई? तो अगर आपको न्यूटन्स के ये तीनों नियम पता है, समझ में आ गया है, तो आप इसको लाइक कर दो और अपने दोस्तों में से शेयर कर दो। और ऐसे ही आसान तरीके से फिजिक्स को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इनके न्यूमेरिकल्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू।